नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरा सदर अस्पताल में एक बार फिर से बदहाली सामने आई है। जिस अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, उस अस्पताल में एम्बुलेंस पर अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आने के बाद खलबली मची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस देने में आनाकानी हुई, बहाने बनाए गए। वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस में सामान ढोया जा रहा था। और ये स्थिति तब है जब लोग एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं मिलने की स्थिति में कंधे पर और गोद में मरीज को लेकर वार्ड तक पहुंचते हैं। शिकायत के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमने बात किया सदर अस्पताल के एसीओ आशुतोष चौबे कोई करके हैं, तो बताएं कि अभी व्यवस्था नहीं है। इसके 4 दिन पहले भी हम लोग बोले थे, तब भी यही बात बताया गया था कि गाड़ी सर्विसिंग में गई है। आज भी बात वही बोला जा रहा है। ये सरासर गलत है और कार्रवाई करने योग्य है। हमको लगता है कि ऐसे लफंगों के हाथ में ये ठेकेदारी दे दी गई है सदर अस्पताल के एम्बुलेंस संचालित करने के लिए, तो इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और नए सिरे से किसी को करना चाहिए जो सुचारू रूप से। जब हम इसकी बात को जानकारी सदर अस्पताल के अधीक्षक महोदय को जब हमने दिया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, गलत होता है, गलत हो रहा है। हम इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया कि हम इसको देखते हैं अपने स्तर से। तो देखिए, तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये कहा जा रहा है कि इस मामले की हम जांच करेंगे, छानबीन कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जहां अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलता, कभी मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता, शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता, वहां देखिए कैसे इस स्ट्रेचर से अस्पताल के जो सामान है उसे ढोया जा रहा है। ये वो सामान है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि मरीजों को आसानी हो सके। अगर किसी की मौत हो जाती है, अगर किसी के शव को ले जाना होता है, तो इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस एम्बुलेंस में, इस स्ट्रेचर पर सामान ढोए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस बदहाली की तस्वीर यह सामने आई है। जरूरी है कि इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए और खास करके ऐसे अस्पतालों पर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए जहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। कई सवाल हैं। एम्बुलेंस में सामान क्यों ढोया जा रहा है? जो एम्बुलेंस मरीज के लिए होता है उससे सामान ढोया जा रहा है। और सवाल यह भी है कि आखिर कब सिस्टम की जो तस्वीर है वो बदलेगी, कितना वक्त लगेगा? एम्बुलेंस सेवा देने वाली एजेंसी पर कार्रवाई भी कब तक होगी? तो ये कुछ सवाल न्यूज़ 18 के। तो एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सामान वहां से निकाला जा रहा है। चंदन हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। चंदन, वो स्ट्रेचर, वो एम्बुलेंस जो मरीज के लिए है, लेकिन उस पर सामान ढोया जा रहा है, कैसी बदहाली? तो बिल्कुल देखिए, अपने करनाले को लेकर द्वारा का सदर अस्पताल है। पहले तो वो भारत का और बिहार का पहला ISO प्रमाणित सदर अस्पताल रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से सिस्टम को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, जिस एम्बुलेंस और मरीजों को ले जाया जाता है इमरजेंसी में, उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, उस अस्पताल वाली एम्बुलेंस पर सामान ढोया जा रहा है। कहीं न कहीं से सवालिया निशान जरूर प्रबंधन पर खड़ा कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस स्टेशन पर सामान जो चीज इसको ढोया जा रहा था। और इस बार फिर से जो ये तस्वीर आई है, कहीं न कहीं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस का काम है वो मरीजों को जल्दी से अस्पताल ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर उसी अस्पताल में उस पर सामान ले जाया जाए, अस्पताल का काम किया जाए, तो कहीं न कहीं से जरूर आरा के सदर अस्पताल पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अपने करनाले को लेकर हर समय चर्चा में आरा का सदर अस्पताल रहता है, फिर से वो चर्चा में आ गया है। तो ये जो पूरा मामला है, इसको तो खुद वहाँ के सिविल सर्जन ही बता सकते हैं या फिर जिलाधिकारी महोदय बता सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और सदर अस्पताल की अगर कहें तो एक बार फिर से मनमानी सामने आई है। जी, चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, हमने तस्वीर आपको दिखाई और तस्वीर वाकई बता रही है कि सिस्टम किस तरीके से बेपटरी है, बदहाल है। और आखिर सिस्टम की तस्वीर
कब तक बदलेगी, कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सवाल के साथ साथ इसके जवाब भी तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे किसानों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि देर रात तक अधिकारी शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों को मनाने में जुटे रहे। किसान हाईवे पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें शंभू बॉर्डर सहित अन्य को खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में हाईवे को जाम करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है। दरअसल किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड विधानसभा सत्र आज से है 12 दिसंबर तक यह विधानसभा का सत्र चलना है जिसमें कई काम पूरे किए जाने हैं। तो आज अगर बात करें तो आज 9 निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। 12 दिसंबर तक यह विधानसभा का सत्र चलेगा। 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 दिसंबर को ही द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। 12 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी। और देखिए, रविंद्रनाथ महतो फिर से विधानसभा के स्पीकर बनने जा रहे हैं। लगभग सहमति इस पर बन चुकी है। तो ये कई जो काम है वो इस सरकार गठन के बाद से अब होने बाकी हैं जो पूरे कर लिए जाएंगे। तो झारखंड में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के विधायक राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, राज्य में विकास शिकार और जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर मुखर दिखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वैसे तो ये सत्र बहुत छोटा है, बावजूद इसके बीजेपी के विधायक जनता के सवाल पर अपना नजरिया रखेंगे। उन्होंने कहा कि 4 दिनों के सत्र के दौरान भी बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और बहुत जल्द विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। लेकिन झारखंड की जो जन मुद्दे है, जो समस्या इस वक्त है, तो आगे के लिए भी जो कि हमारे विधायक पार्टी के एक प्रकार से चेहरा होते हैं। विधायक जन समस्याओं को लेकर के सदन में नहीं बल्कि सड़क पर भी देखना चाहिए, क्षेत्र में भी, चाहे वो कानून व्यवस्था की मामला हो, गिरते कानून व्यवस्था की, चाहे वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला हो या करप्शन का मामला हो, यानी जो भी विषय हो जो आम जनता को जिससे तकलीफें होती है, हम उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे विधायक, हमारे पार्टी के नेता, सारे लोग, लेकिन विधायक जो कि एक हमारे चेहरा होते हैं, जनता की प्रतिनिधि होते हैं। विधायक दल के नेता अपने पार्टी, अरे हम लोग तय करेंगे ना कौन विधायक, कौन क्या बोलते हैं, कौन भाषण देंगे, सब तय करेंगे। उसमें हम लोग कोई झगड़ा थोड़ो है ये। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से पकड़ी दयाल, चकिया, अरेराज, मोतिहारी और सेंट्रल इलाके में अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान 12 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट कर दिया है। साथ ही 16 से ज्यादा शराब की भट्टियों को भी तोड़ दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब के धंधेबाज जमीन के अंदर भी भारी मात्रा में शराब को छिपा रखे हुए थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया जा रहा है। उसमें आग लगा दी गई है, उसको ध्वस्त किया गया है। साथ ही शराब जो जब्त की गई है उसको भी नष्ट किया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 7 धंधेबाज भी गिरफ्तार किए गए हैं। मोतिहारी की तस्वीरें, जहां एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई उस टीम की तरफ से की गई। देसी शराब के धंधे पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। 12,000 लीटर से ज्यादा शराब यहां नष्ट की गई है। शराब बनाने वाले सामान को भी नष्ट किया गया है। 16 भट्टियों को ध्वस्त पुलिस की तरफ से किया गया है। तो लगातार कई ऐसे हॉटस्पॉट इलाके जिसकी पहचान
पुलिस ने की है और वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है और धंधेबाज गिरफ्तार भी हो रहे हैं। भोजपुर से बड़ी खबर, जहां दो बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। तरारी मोड़ के पास यह हादसा हुआ है, जहां 2 बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई है। बता दें कि एक युवक बक्सर का रहने वाला था, दूसरा युवक आरा के पीरो का रहने वाला था और दोनों की मौत इस भीषण सड़क हादसे में हो गई। देखिए बाइक कैसे गिरी हुई और इसके परखच्चे उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तरारी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। अब वहाँ पर गए हैं, अब उधर से लौट कर आए, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी दोनों टकरा गया है। ये कहाँ घटना हुआ है? ये कौन नोनार में हुआ था, तरारी मोड़ में ना, हसन बाजार में था। जो मोड़ है वहीं तो मोटरसाइकिल में आपस में आमने सामने टक्कर हो गई। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया है। सिंघौल थाना क्षेत्र के उलवा में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में ये सफलता मिली। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक चानू शर्मा को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी हथियार बनाने की केस में जेल जा चुका है। 2010 में भी अवैध मिनी गन फैक्ट्री चलाने के आरोप में ही जेल गया था। शर्मा पूर्व में भी आपको 2010 में इसी सिंघौल थाना में मिनी गन फैक्ट्री उनके साथ पकड़ा गया था और वो जेल गए थे। वो पूर्व से भी मिनी गन फैक्ट्री के कांडों में आरोप पत्रित रहे हैं। ये हथियार खास करके देसी पिस्टल एवं देसी कट्टा का ही निर्माण करने की बात बताए हैं। पूर्व में भी इनके साथ से देसी कट्टा और देसी पिस्टल ही बरामद हुई थी। इस बार भी जो जितने उपकरण मिले हैं वो सभी देसी हथियार का ही उपकरण मिले। अब बेचते हैं सर लोकल में या कहीं बाहर? इस संबंध में पता किया जा रहा है। ऐसे इनका नेट जो है वो आर्म्स सप्लायर ग्रुप से है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। डिजिटल होती बैंकिंग व्यवस्था में भले ही लोग चाय के 10 रुपए भी यूपीआई से चुका रहे हैं, लेकिन अब भी नगद के बिना लोगों का काम नहीं चलता। ऐसे में पटना में जब लोग कैश निकालने बैंकों के एटीएम जा रहे हैं तो ज्यादातर एटीएम खाली मिल रहे हैं, जबकि अभी दिसंबर महीने की शुरुआत ही हुई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। महीने की अभी शुरुआत हुई है और अभी ही एटीएम में जो है वो कैश नहीं है। पटना के अत्यधिक एटीएम जो है वो खाली हो चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साथ 3 अलग अलग बैंकों के जो है वो एटीएम है। आईसीआईसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, एचडीएफसी और ये इंडसलैंड बैंक जो है इसकी एटीएम की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम जो है वो बंद पड़ा है और जो एचडीएफसी बैंक है उसमें भी जो है वो कैश नहीं है। आईसीआईसी की बात करें तो वहाँ भी कई ऐसे एटीएम हैं आईसीआईसीआई के या फिर दूसरे जो बैंक हैं, जो दूसरी कंपनी के जो बैंक हैं, वहाँ पे भी कैश जो है वो नहीं है और इस कारण से पटना वासियों को खासी परेशानी हो रही है। एसबीआई की बात करें या फिर बात हम पंजाब नेशनल की कर लें, तमाम जो बैंक्स हैं उसमें अधिक जो एटीएम है वहाँ पे कैश नहीं है और इस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो डिजिटल जो है ट्रांजैक्शन अधिक लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरतमंद है जब वो एटीएम जा रहे हैं तो कैश नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। ख्याल रखना है कि कब तक ये परेशानी जो है वो लोगों की दूर कर दी जाएगी, एटीएम में कैश जो है वो डाल दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची में मौसम का मिजाज बदल गया है। कांके में तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। शहर में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे कंपकपी बढ़ने लगी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के कांके में, जहां आज का न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस है और लगातार सुबह से ही यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है और यहाँ जो पारा जिस तरीके से गिरा है, अब देख सकते हैं कि लोगों के अब लिबास भी बदल गए हैं। सड़क पर लोग कम्बल ओढ़े नजर आ रहे हैं। बाबा क्या मतलब कि कम्बल ओढ़े हुए हैं? जी, ठंडी बहुत ज्यादा है जिसके चलते कम्बल ओढ़े हुए। बारिश भी हो रही है? बारिश तो हो रही है लगातार। हाँ, आज सुबह से दे रही है बारिश। देखिए बारिश तेज हो चली है और बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो मौसम है पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हुई है। ये जो शीतलहरी जो कल से चलने की बात है, मौसम है, बारिश है, क्या कहेंगे? ये ठंडा आने का ही है, संकेत है। ठंडा तो लग रही है लेकिन
क्या करें? यानी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है, ठंड के आने का आगाज है। ठंडा तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, कल तक पूरा कुहासा रहेगा। हाँ, अभी भी पानी गिर रहा है और फिर ठंड बढ़ेगा इसका। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग सीधे अब पहुँचे हैं चाय की दुकान पर। बोले चाय की बिक्री बढ़ गई है कांके चौक पर। हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ रहा है ठंड पड़ने के बाद। हाँ, कांके का पारा ऐसे भी थोड़ा सा अपने आप में चौंकाता है, चौंकाते रहता है। तो सही बात। देखिए रांची से सटा इलाका है, कांके चौक की दूरी रांची से 8 किलोमीटर है, लेकिन कांके का पारा हमेशा से लोगों को चौंकाता रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर है, बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो सुबह के 6 बज रहे हो। कुल मिलाकर मौसम लोगों को चौंका रहा है। एक धुंध है, लेकिन कहा जा रहा है कि कल से जैसे ही आसमान खुलेगा, शीतलहरी चलेगी, ठंड गिरेगा। कैमरा में संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन और ये बदलाव देखने को मिलेंगे। बिहार के कई हिस्से में घना कोहरा रहने की संभावना है। साथ ही ठंड के और बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। रात में 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ जगह बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। आज बात करें तो आज पटना समेत अन्य जिलों में जो है कई जिलों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पटना के अलावा राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाने के आसार हैं। वहीं कुछ जिलों में हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 3 दिन बाद फिर से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। राज्य के सर्वाधिक जो इलाके हैं वहाँ पे ठंडा स्थान जो है वो डेहरी को बताया गया है। न्यूनतम तापमान जो है 7.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया है डेहरी का। और राज्य में मौसम का सर्वाधिक ठंड जो है वो डेहरी ऑन सोन में रहा है। सबसे अधिक तापमान जो है वो गया का रहा है 28.1 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम जो है अगर बात करें हम तो पटना का न्यूनतम तापमान जो है वो 12.2 डिग्री है। बताते ये चले कि पटना मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दिया है उसके मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में जो है वो अभी मौसम के मिजाज में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान में जरूर कमी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड का असर जो है वो बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पैक्स चुनाव खत्म होने के बाद नालंदा में धान की खरीद शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 4 चरणों में पैक्स चुनाव थे, जिस कारण धान की खरीद बाधित कर दी गई थी और चुनाव खत्म होते ही किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि खरीद की तारीख को 1 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी तक किया जाए, जिससे किसानों के धान को सरकार खरीद सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा में पैक्स चुनाव की समाप्ति के बाद धान की खरीदारी अब शुरू कर दी गई है। तो अब देख सकते हैं अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के नीरपुर पंचायत में, जहां पर ये नीरपुर पंचायत पैक्स है और यहां पर जो है धान की खरीदारी जो है यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे जो कहा जाता है कि यहां पर हालांकि इस बार धान की खरीदारी में थोड़ी विलम्ब हुई है, क्योंकि इसका मुख्य वजह है इलेक्शन पैक्स का जो चुनाव हुआ है उस कारण जो है धान की खरीदारी में विलम्ब हुआ है और जिससे किसान भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है अब जैसे ही चुनाव समाप्त हुई है और धान की खरीदारी शुरू कर दिया गया है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है नीरपुर पंचायत पैक्स में जो है जब आज स्थिति का जायजा लेने पहुँचे तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर जो है कि बताया जाता है कि 2300 रुपये प्रति क्विंटल जो है किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। और किसानों का भी मांग है कि इस बार इलेक्शन के कारण जो है 1 महीना जो विलम्ब हुआ है उससे 1 महीना और अधिक समय दिया जाए ताकि किसानों को धान खरीदारी हो सके। हम तो यही मांग करना चाहते हैं सरकार से कि इस साल किसानों को बोनस भी मिलना चाहिए और खरीदारी के लिए कुछ और समय बढ़ाना चाहिए ताकि किसान अपना धान बेच सकें पैक्स में। पैक्स अध्यक्ष उन्होंने किसानों के हित में जो है धान अधिप्राप्ति के समय बढ़ाने की मांग की है ताकि किसानों को जो धान है वो बाजारों में औने पौने दामों में नहीं बेच सके। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।